हेलो जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके इस YouTube चैनल मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा कुछ बेसिक पार्ट, मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर का जो लास्ट वाला पार्ट है वो रह गया था और आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और साथ साथ में नोट भी करना है। तो आज इस चैप्टर को हम पूरा तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमने वीडियो आज जो मैंने क्लास डाली है वो थोड़ी छोटी थी, लेकिन छोटे छोटे पार्टों में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि डेली ना डेली कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर रहेंगे ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, रेगुलरिटी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी मुकाम को पाने के लिए। तो नियमितता मैं कह सकता हूँ जरूरी है। और हो सकता है जिस दिन संडे हो उस दिन हम वो वन शॉट डालने का प्रयास करें, लेकिन वो अभी सोच रहे हैं। अभी तक हमने उसके बारे में कुछ सोचा, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं सोचा सोचा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अम्ल क्षार और लवण। हमने इसके बेसिक्स सारे पॉइंट पढ़ लिए थे, सब कुछ पढ़ लिया है। इसके 2-3 पॉइंट रह गए थे जिससे हमने कल क्या पढ़ा था, विरंजक चूर्ण। और उससे पहले दिन क्या पढ़ा था हमने, साधारण नमक जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और कल हमने विरंजक चूर्ण पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की थी। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो वो हमने कल पढ़ा था। अब जो भी हमारे पास कुछ पॉइंट रह गए थे उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारी थोड़ी सी क्वालिटी लो है क्योंकि अभी जो मैं कह सकता हूँ रात के 8:30 हो चुके हैं और थोड़ा लाइट का इफेक्ट जरूर पड़ता है। आपको पता है दिन होता है थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन नाइट है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो लाइट है ये भी सुविधा हम जल्दी करवा लें और जिस दिन से हो जाएगी उस दिन हम आपको पर बढ़िया तरीके से क्वालिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी लाइट की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा ठंड का टाइम भी है, आपको पता है, आप समझ सकते हैं, डेली क्लास लगाते हैं तो आपको पता ही है कि ठंड का टाइम आ चुका है। और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, ये हमें जरूर बताएं। और सेशन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए काम करने के लिए मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अम्ल क्षार और लवण। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कल हमने पढ़ लिया था बेकिंग सोडा का उपयोग, हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे धोने का सोडा। कौन सा सोडा पढ़ेंगे भाई, तो याद रखना धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा। ये जो धोने का सोडा होता है ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 होता है। इसका फॉर्मूला बेसिकली पूछ सकता है धोने का सोडे का, तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 होता है। क्या होता है भाई, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 इसका फॉर्मूला होता है। बेसिक रासायनिक फॉर्मूला है, इसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक सूत्र बोलेंगे, रासायनिक सूत्र, या मैं कहूँ रासायनिक फॉर्मूला इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है ना, ये बनता बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमने विरंजक चूर्ण बनाया था, हमने सोडियम क्लोराइड बनाया था, उस क्लोराइड से हम इसको निर्माण करते हैं। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन है ना वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें याद रखना सोडियम कार्बोनेट हमारे पास नॉर्मली होता है, हमारे पास में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट है। और जब सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के मिला दिए जाते हैं, कितने अणु, 10 अणु, तो आपको पता है बेसिकली क्या बनता है, तो आपको पता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। इसी को हम क्या कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। मैं कह सकता हूँ वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इसे वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। और ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में क्या होता है, याद रखना, ये अपने आप में एक क्षारकीय लवण होता है। क्या होता है, एक क्षारकीय लवण होता है। ये अपने आप में क्षारकीय लवण होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं ये क्या हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2, इसे धोने का सोडा कहते हैं। नॉर्मली बात करें
तो जैसे हमने यहाँ पे बात कर लेते हैं छोटी सी, एक हमारे पास क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसे हम बोलते हैं बेसिकली सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं भाई, तो याद रखना इसे सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। और एक हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हमारे पास में बेसिकली क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों पॉइंट है, दोनों को हम बात करेंगे। ये दोनों क्या है, तो इन दोनों का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखना इन दोनों का यूज औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इंडस्ट्री जो एरिया होता है ना, औद्योगिक क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा, धोने का सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2O, इसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। वॉशिंग सोडा इसे कहते हैं। मैं बात करूं, सोडियम कार्बोनेट में जब जल मिला दिया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और डॉट NH2O बनता है, और ये अपने आप में क्या होता है, एक क्षारीय लवण होता है। दूसरी में बात करूं सोडियम कार्बोनेट की, तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। कौन से क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है भाई, तो याद रखना औद्योगिक क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसके थोड़े उपयोग की बात करते हैं। तुम थोड़ी सी उपयोग की बात करते हैं, तो देखिए मैं यहीं पे नोट करवा देता हूँ, उनके उपयोग है। ठीक है, आप हेडिंग लगा के लिख सकते हैं इनके जो उपयोग है। पॉइंट नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप लिख लेना। मतलब किसके, धोने के सोडे का प्रयोग या इनका प्रयोग है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। देखिए हमारे पास धोने का सोडा है, इसका उपयोग कहाँ पे होगा, तो याद रखना कांच, साबुन, कांच, साबुन, और हमारे पास जो कागज की फैक्ट्रियां वगैरह होती है, कागज उद्योगों में होता है। कागज उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। याद रखना इसका प्रयोग बोरेक्स जैसे सोडियम, जो सोडियम बनता है ना प्रोडक्ट, वो बोरेक्स के प्रोडक्ट से बनता है। तो जैसे सोडियम उत्पादन में होता है, उत्पादन में होता है। कांच, साबुन, कागज उद्योगों में इसका प्रयोग बोरेक्स जैसे सोडियम उत्पादन में होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। तो देखिए धोने का सोडा है, इसलिए इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो याद रखना 3 नंबर पॉइंट में यहीं पे लिख रहा हूं, इसका प्रयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है भाई, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर पॉइंट क्या है, 4 नंबर पॉइंट यहां पे लिख लेना, इसका प्रयोग जल की कठोरता, हार्डनेस जिसे बोलते हैं, इसका प्रयोग जल की कठोरता हटाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, तो याद रखना इसका प्रयोग जल की कठोरता हटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, धोने के सोडे के बारे में बात की है। एक बार दोबारा से देखिए, धोने का सोडे का जो फॉर्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट और NH2 होता है।
ठीक है। ये बनता कैसे है, सोडियम कार्बोनेट में जब जल मिला दिया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट .NH2 बन जाता है। ठीक है, इसे रासायनिक सूत्र इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट .NH2 है। और याद रखना ये अपने आप में क्या है, क्षारीय लवण है। दूसरी मैं बात करूं तो इसके प्रयोग की बात करते हैं। या मैं को प्रयोग को छोड़ के इसमें क्या होते हैं, हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, सोडियम कार्बोनेट और एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखना औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अब इसके प्रयोग की बात करते हैं तो प्रयोग में पहला आता है कांच, साबुन, कागज और उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बोरेक्स जैसे सोडियम उत्पादन में होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका घरों में साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। चौथा पॉइंट है इसका प्रयोग जल की हार्डनेस या मैंगो कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा अगला टॉपिक है या मैं कहूँ टॉपिक सब पॉइंट है उसकी बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है क्रिस्टलन का जल। ठीक है, जो क्रिस्टलन का जल होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हम बात करते हैं क्रिस्टलन का जल। इसमें क्या होता है हमारे पास, तो देखिए शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट, हमारे पास इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। ठीक है, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और लवण का रंग श्वेत हो जाता है। होता क्या है, जब हम क्रिस्टल को, यहाँ पे लिखना, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है, तथा श्वेत रंग का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए दोबारा से, हम क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछ सकता है, क्या है क्रिस्टल का जल, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है और श्वेत रंग का क्या बनता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी बात करें तो याद रखना, यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं, अगली बात क्या कह रही है, यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं, जब आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें लवण के एक शुद्ध इकाई में, थोड़ा सा डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, याद करके लिखना, लवण के
एक सूत्र इकाई लवण के लवण के एक सूत्र इकाई के जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या, लवण के एक सूत्र इकाई के जल के निश्चित अणुओं की संख्या, निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं, को क्रिस्टल का जल कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। अगला है कॉपर सल्फेट के इकाई सूत्र में, कॉपर सल्फेट के इकाई सूत्र में, इकाई सूत्र में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। कॉपर सल्फेट के इकाई सूत्र में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र ये होता है। थोड़ा सा हम इसको रफ करें, तब तक आप नोट कीजिए। ठीक है, हमने बात की क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, तो याद रखना शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल होता है। ठीक है, जो शुष्क दिखाई देते हैं कॉपर सल्फेट, उसमें क्रिस्टल का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो वह जल है वो हट जाता है तथा श्वेत रंग का लवण हमें प्राप्त होता है। श्वेत रंग बचता है जिसे हम लवण कहते हैं। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है वापस से। लवण के एक सूत्र इकाई के जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। दूसरी बात करें, कॉपर सल्फेट के इकाई सूत्र में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे चलते हैं और इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए और फिर इसके 2-4 पॉइंट बिंदु और हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए चलिए हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे जलीय कॉपर सल्फेट। हमारे पास क्या होता है? जलीय कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। तो किसमें 5 अणु क्या होते हैं? जल के होते हैं। यानी कि मतलब ये है अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जिप्सम की। किसकी बात करते हैं भाई? जिप्सम। ठीक है, जिप्सम एक अन्य लवण है। जिप्सम एक अन्य लवण है, ठीक है, जिसमें क्रिस्टल का जल होता है, क्रिस्टलन का जल होता है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। ठीक है, जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। ठीक है, और इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। याद रखना, इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए,
जिप्सम की बात हो रही है, इसमें क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं भाई? 2 अणु होते हैं, ठीक है। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझा है, अच्छे से पढ़ा है, और आपने यहाँ तक हमारे साथ साथ आपने नोट भी किया है, ठीक है। इसे नोट करते रहिए, और इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, मैं फेस करता हूँ, ठीक है, मुझे भी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। देखिए हमारे पास क्वालिटी का कैमरा नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपको पता है अभी हम नॉर्मल मोबाइल में जो कैमरा होता है उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें भी डेवलप लेके आएंगे, ठीक है, क्वालिटी वाला कंटेंट देंगे, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। और आप तब तक यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देंगे, बोलो वीडियो के एमआईको क्लास के लास्ट तक देंगे, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं? P.O.P कहते हैं, POP कहते हैं, ठीक है। याद रखना। इसे और क्या कह सकते हैं? जिप्सम को 373 केल्विन पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, मैं कह सकता हूँ कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या मैं कहूँ हेमीहाइड्रेट, ठीक है, अर्धहाइड्रेट या मैं कहूँ हेमीहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं? CaSO4 डॉट हाफ H2O। कितना H2O है भाई? हाफ H2O। इसे हम क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? बनाता है, क्या बनाता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह कैल्शियम सल्फेट या मैं कहूँ अर्धहाइड्रेट या फिर इसे हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट 1/2 हाफ H2O होता है, बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इस पदार्थ का प्रयोग कहां पे किया जाता है? इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए करते हैं, या कुछ स्थिर रखने के लिए भी करते हैं। तो अगला पॉइंट इसी में लिख सकते हैं, स्थिर रखने के लिए करते हैं, स्थिर रखने के लिए करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात और करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का चूर्ण है। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिखेंगे, मैं इसे कहता हूँ POP एक सफेद रंग का चूर्ण है। क्या है? एक सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बनता है। इसे क्या करते हैं? जल में मिलाने पर
जल में मिलाने पर यह कठोर ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, मैं बदलता है। ठीक है भाई साहब, आपने यहाँ तक समझा होगा, पढ़ा होगा। 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, उसको हम आगे पढ़ते हैं। पहले आप समझिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। देखिए हम साथ साथ में आपको थ्योरी लिखवा रहे हैं, ठीक है, और बोर्ड में लिख भी रहे हैं साथ साथ में, ताकि आप भी हमारे साथ लिखते रहें। कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमने लिखते टाइम बोला कुछ और हो, लिखा कुछ और हो, तो छोटी मोटी त्रुटि होती रहती है, तो इसके लिए आप हमें क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि छोटी छोटी गलतियों को अगर इग्नोर करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे और उन्हीं पर ध्यान देंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन पे ध्यान दीजिए। हम पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कहते हैं। ध्यान रखना, जब जिप्सम होता है CaSO4.10H2 होता है, जब उसको मतलब क्या किया जाता है 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है ना, तो भाई साहब वो गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.1/2H2 बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए करते हैं या को स्थिर रखने के लिए भी करते हैं। पीओपी एक सफेद रंग का चूर्ण होता है, जल में मिलाने पर यह कठोर ठोस पदार्थ बनाता है, ठीक है। इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ तक, फिर हमें थोड़ी सी रिएक्शन रह गई है, 1-2 पॉइंट रह गए, फिर हम इस चैप्टर को खिला सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास में क्या रिएक्शन की मैं थोड़ी सी बात करूँ। हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, .1/2 क्या है हमारे पास जल क्या अणु है। जब इसमें मैंने कहा जी 1/1 से जल डाल दिया जाता है तो ये क्या बनेगा, तो ये CaSO4.2H2O बनेगा। क्या बनेगा, CaSO4.2H2O। आपने कहा सर 2 कैसे बनेगा, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 1 से 1/2 है हमारे पास, और यहाँ पे कितना है 1/2 है। जब इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, जोड़ने से पहले इसको सोल्व करेंगे तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 बनेगा। कितना बनेगा 3/2, और 1/2 हमारे पास था। यहाँ पे 2 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 2 की टेबल में 2 कितने पर आता है, हमने कहा जी 1 पर आता है, तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे। 2 की टेबल में 2 कितने पर आता है, आपने कहा सर 1 पे आता है, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, और 1 और 3 कितने होते हैं, आपने कहा सर 4 होते हैं, अपॉन में कितना है 2 है। अब 2 की टेबल में 4 कितने पर आता है, आपने कहा सर 2 पे आता है, तो कितना बन गया है भाई सब 2 बन गया है। मैं उस टीचर को कहना चाहूंगा जो यहाँ पे साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है, ये मेरे को प्रूव करके दिखा दे कि ये बना कैसे। ऐसे अगर मैथ में अगर आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो ना, जैसे भाई साहब ऐसे प्रूव करके दिखा सकते हो, ठीक है। और दूसरे हमारे स्कूल के जो बहुत बड़े स्टार है, प्रिंसिपल है, भाई साहब ऐसे करके दिखा देना, मान लूंगा आपको मैं, ठीक है। बच्चों को गुमराह नहीं किया जाता, समझाया जाता है, क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। दम मतवाइए यहाँ पे, करवाइए मैटर बराबर का, ठीक है। दूसरों को नीचे गिराने में मत रहने लगे रहोगे तो अपना क्या करोगे तुम, ठीक है। आप अपने से कुछ होता नहीं है, तो ऐसे प्रूफ करना आना चाहिए, फिर हम बात करते हैं। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, ऐसे नहीं कहा जाता, तो इसको थोड़ा समझाइए। ऐसे नहीं कि मैं उठा के कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ ज्ञान है तभी हम यहाँ पे बांटने के लिए आते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो अपना रास्ता बनाइए, ठीक है भाई साहब। आपको कह रहा हूँ तो सुन रहे हैं, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, आपको पता लगे 2 कैसे है, तो ये 2 ऐसे बनता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास में क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2, इसी को हम क्या कहेंगे, पीओपी कहेंगे। क्या कहेंगे, बेसिकली पीओपी कहेंगे, या मैं कहूँ ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है पीओपी का फॉर्मूला है। जब इसमें हमने जल डाल दिया तो ये क्या बन गया, वापस से ये वापस से जिप्सम बन गया भाई साहब। क्या बन गया, जिप्सम, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है तो हम लिख लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, जल का केवल आधा अणु, यहाँ पे याद रखना, जल का केवल आधा अणु 1/2 अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ा होता है।
ठीक है, CSO4 के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, या मैं कहूं कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है, मतलब एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। कहने का मतलब है कैल्शियम सल्फेट के जल के 1.5 गुना 1 से 1/2 गुना 1/2 जल के साथ साझेदारी करके CaSO4.2H2O बनाता है। CaSO4.2H2O बनाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं नॉर्मली। आप समझदार तो नहीं है, समझ तो गए होंगे बस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो प्रयोग थोड़ा याद रखना। तो इनका प्रयोग खिलौने बनाने में किया जाता है, खिलौने बनाने में। ठीक है, सेकंड बात की बात करें तो सजावट के सामान के लिए, सजावटी सामान के लिए, ठीक है, इत्यादि में इनका यूज किया जाता है। ज्यादा आपको नहीं याद करना है, बस इतना आप जरूर पढ़िए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो याद रखना CaSO4.1/2H2O, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसे हम क्या कहते हैं, CaSO4.1/2H2O। ये हमारे पास में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है। और ये जल का केवल 1/2 अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ा होता है, और कैल्शियम सल्फेट के जल 1 से 1/2 गुणा 1/2 जल के साझेदारी करके CaSO4.2H2O बनाता है। तो यहाँ तक आपका कैसा लगा ये सेशन, आपको कैसा लगा? ठीक है, आपने इसको बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे। और आगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारा अगला जो भी चैप्टर होगा उसको हम कवर करेंगे। और यहाँ तक आपको क्या लगा, कैसे कंटेंट आपको डिलीवर हो रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कमेंट करके। आपको क्लास कैसी लगी हमें ये भी बताएं, और अपने जितने भी दोस्त हैं, यार बेली हैं, उन तक इसे क्लास को शेयर करें। ठीक है, और उसे लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी हमारा चैनल बहुत ही छोटा है। ठीक है, हमने बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन अगर आप इसे बड़ा बनाते हैं अपनी तरफ से, तो हम भी यहाँ पे आपकी मतलब जो आपने सब्सक्राइब किया उसके उपरांत आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ पे आपको फीस के रूप में साइंस मैथ पढ़ाते हैं, हम वही मैथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एफर्ट लगता है, दिमाग मतलब क्या कह सकते हैं टाइम लगता है। ठीक है, डेली कंटेंट पढ़ाना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है, फिर यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। और कैमरे, आप तो नॉर्मली घर पे बैठे होंगे और कैमरे के सामने हमें बोलना पड़ता है, तो कैमरे के सामने आसानी से बोला नहीं जाता, बहुत कुछ दिमाग में होता है, लेकिन कैमरे के सामने आते ही हम भूल जाते हैं। तो ये भी हमारे साथ कंडीशंस होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको भी सोल्व करेंगे। और जो हमारे पास लाइटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम जल्दी सोल्व करेंगे। ठीक है, और आप बढ़िया रहा, भगवान की अगर दया रही तो हम इसको भी बहुत आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का आशीर्वाद या प्यार रहा तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, हम 1 जनवरी को आपके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेके आ रहे हैं। तो वो गिफ्ट क्या हो सकता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार। ठीक है, जिसने सोचा नहीं है, जो टीचर्स फीस में पढ़ाते हैं ना भाई साहब, फ्री में पढ़ाएं। ठीक है, दम रखते हैं, और दम है तभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अपने टीचर्स को बोल देना, जो भी यहाँ पे दूसरे टीचर्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पे आते हैं, और पहली बात तो हमारे स्टूडेंट ही हमारे पास आएंगे, दूसरे के नहीं आते, मेरे को पता है। और उन टीचरों तक भी ये वीडियो जानी चाहिए जो टीचर बहुत बड़ी फीस में, बहुत बड़े अमाउंट में पढ़ाते हैं, और आते हैं 15-20 मिनट बातें करती हैं, 30-40 मिनट बहुत ही मुश्किल से पढ़ाते हैं और हवागिरी करके चले जाते हैं। भाई साहब ऐसे नहीं पढ़ाते। ठीक है, आपने पढ़ाया होगा, मानते हैं आप अच्छे टीचर हैं, लेकिन अच्छे टीचर में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो हम अपने आप को अच्छा नहीं मानते, लेकिन उतना लायक मानते हैं कि बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो। तभी तक आप सभी को गुड नाइट, जय श्री राम, जय राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।